अब यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँ, क्या कमांड थी आप लोग मेरे साथ रिपीट करें, बल्कि आप लोग ही करो एन ई डैश एंटर कर दूं। अभी क्या पूछ रहे हैं? प्रोजेक्ट का नाम, मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ क्लास 02। हाँ नेक्स्ट जेएस क्लास नेक्स्ट अंडरस्कोर जेएस अंडरस्कोर। अच्छा यूआरएल 20 होना चाहिए आपका नाम, ठीक है, स्पेस नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट जेएस क्लास 02 आप आइकन भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। एंटर करो। अभी क्या पूछ रहे हैं? वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, यस और नो? ओके। वुड यू लाइक टू यूज ESLint? यस। वुड यू लाइक टू यूज Tailwind CSS? यस। वुड यू लाइक टू यूज सोर्स डायरेक्टरी? नो। यस करो तो क्या हो जाएगा? हम यस कर लेते हैं क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट बनेगा ना उसमें SRC का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, हम इसको यस कर लेते हैं। ओके। वुड यू लाइक टू यूज ऐप लोडर? यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास? नो। ठीक है। अच्छा अभी इंस्टॉलेशन हो रही है तो रनने की थोड़ी यूआई ना हो रही है। डायरेक्टरी स्पेस क्या था, क्लास अंडरस्कोर 02 अंडरस्कोर नेक्स्ट सॉरी अंडरस्कोर जेएस, ठीक है। मैं आ गया अपने फोल्डर में, अब क्या लिखूं? फॉर स्पेस डॉट, ये VS कोड पे ओपन हो गया, ठीक है। और यही टर्मिनल पे मैं अब इस पे npm run dev कर देता हूँ ताकि ब्राउजर पे ये चल जाए, ठीक है। क्या कमांड थी? npm रन स्पेस dev, ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि मेरा जो यूआरएल आया है वो आप लोगों से डिफरेंट आया है, क्यों? क्योंकि पहले ही बजट बन चुका है आपका। मेरा जो यूआरएल आया है लोकल होस्ट 3001 आया है, आप लोगों के पास जो आ रहा होगा वो 3000 आ रहा होगा, ऐसा क्यों? देखिए मेरा पहले ही ऑलरेडी लोकल होस्ट पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे। अच्छा इसने जाके चेक करा कि 3000 पे ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। इसने उसको स्टॉप नहीं करा, इसने 3000 की सीरीज को रन करा 3001 और उसके ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट मेरा रन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउजर पर ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक की मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास कंट्रोल क्लिक वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा VS कोड का हमारा प्रोजेक्ट खुल गया था, यहाँ तक आपको सब UI फ्रेंडली हो गए नेक्स्ट.js में, ठीक है। नेक्स्ट.js का लोगो आ गया, अब ये आगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने रीड करी। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़ा करें, यहाँ से क्लास से जाएं और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, ठीक है। जो भी आज के टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़कर आएँ। इससे क्या है बहुत सी कंफ्यूजन ऐसी होती है, थ्योरी होती है जो आप लोगों को क्लियर होती है। ये हमारा प्रोजेक्ट था नेक्स्ट.js का जो भी ओपन हुआ प्रोजेक्ट क्लास 02 नेक्स्ट.js। स्क्रीन देखिए, थोड़ा सा वेट करें। यस नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे आपके पास SRC का फोल्डर नहीं होता, डायरेक्ट ऐप का फोल्डर होता है। अब मैंने जब के SRC डायरेक्टरी को यस किया तो यहाँ पे मेरे पास SRC का फोल्डर आया और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ऐप का फोल्डर आया। स्क्रीन दिख रही है ना? मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे SRC का फोल्डर एक क्रिएट हुआ और उसके अंदर ऐप का फोल्डर हुआ। अब हम जितना भी काम करेंगे हम इस ऐप के फोल्डर में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हेलो वर्ल्ड के लिए कौन सी फाइल को हमने चेंज किया था? page.tsx, ये इसको ओपन कर दें, ठीक है, साइड से क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूँ? पूरा डिलीट कर दूँ? पूरा मैंने डिलीट कर दिया। अब page.tsx के अंदर कुछ भी नहीं है, सही है।
अब सबसे पहले मैं करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन बनेगा, आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में काफी थ्योरी में देखा था आपने। फंक्शन का सिंटेक्स क्या था? फंक्शन का सिंटेक्स था, आपने सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, अच्छा फंक्शन का नाम क्या लिखें? मैं लिख लेता हूँ, एच कैपिटल और HOME, होम। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लगेगी आपकी पैरेंथेसिस, यानी राउंड ब्रेसेस, पैरेंथेसिस लगाई। और उसके बाद अभी क्योंकि हम इसमें कोई पैरामीटर नहीं दे रहे तो बाद में देखेंगे पैरामीटर, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब क्या करूँ? सिंपल H1 लिखूं, ये प्रोजेक्ट ही नहीं आपके पास। रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये बनेगा जब ये ठीक है। सब कुछ ही आ जाएगा। रिटर्न और उसके बाद यही पैरेंथेसिस। चीज़ है, ये हम घर से करके रहेंगे। अब क्या करूँ? मसला नहीं, आगे टैग की जरूरत ही नहीं, टैग की जरूरत ही नहीं। मैं डिफ का टैग लगाता हूँ, अपने ठीक है। डिफ के टैग के अंदर मैंने एक H1 का टैग लगाया और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज क्लास 02 और नेक्स्ट जेएस, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है। अब क्या करूँ? सेव करके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं फंक्शन से पहले करूँगा, ठीक है। फंक्शन बनाने से पहले आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, कर सकते हैं हम नीचे, बट अभी के लिए जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट देखा हुआ है, तो फ्रेंडली लेके चलना है, तो इसलिए हम अभी के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग के अंदर आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा लूँगा, एक्सपोर्ट किया फिर उसको डिफॉल्ट किया। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना करूँ तो क्या ये मेरा फंक्शन चल जाएगा? अगर मैं यूआई पे जाऊँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किए बगैर, कुछ आएगा मेरे पास? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, उसको वो मिलेगा ही नहीं। भाई ये तो है ही नहीं मेरे पास, वो कहेगा मेरे पास तो ये कोई कोड ही नहीं आ रहा क्योंकि एक्सपोर्टेड नहीं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ताकि ये हमारा जो है कोड चल जाए। अब यहाँ पे मैं एक और बात यहीं पे क्लियर कर दूं, एक थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कंपोनेंट। अब ये जो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, ये जो एक फंक्शन है, अब ये आगे जाके कंपोनेंट की तरह बिहेवियर करेगा। अब वो किस तरह करेगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बट इसको हम जो है कंपोनेंट टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम हेलो वर्ल्ड देखते हैं कैसे सर, होगा इसको ये। इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे? इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे मतलब? अच्छा, इसको अभी के लिए हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये क्योंकि page.tsx में है, ये हमारा डायरेक्ट जाके नेक्स्ट.js को जिसको इंपोर्ट करेगी, और आगे वो एक फाइल होती है layout.tsx, उसको मैं अभी आप लोग को समझाने वाला हूँ, वहां पे सारा काम होता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब आगे मेरे को कुछ करना है इसके अंदर। npm run dev हमने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं सिंपल ब्राउजर पे आता हूँ, मेरे लोकल होस्ट 3001 ओपन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया दिस इज क्लास 2 ऑफ next.js, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताएं कि भाई मैंने H1 के टैग यूज किए थे, बट ये हेडिंग तो लगी नहीं थी, ये तो सिंपल नॉर्मल टैग्स है। सॉरी, बिल्कुल कैल्विन सीएसएस की, सॉरी ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर हमने कैल्विन को इंपोर्ट किया हुआ है और दूसरा कुछ सीएसएस अप्लाई होगी वहाँ पे, ठीक है। उस सीएसएस को हम रिमूव करते हैं, वापस वीएस कोड पे आते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल है globals डॉट css, इसको ओपन करा। यहाँ पे देखो ये जो 3 लाइन्स हैं स्टार्टिंग, ये सारी आपकी कैल्विन सीएसएस, ठीक है, जो इम्पोर्ट हो गया। इसके नीचे जितनी भी अभी तक फिलहाल हमारी सीएसएस है, वो जो प्रोजेक्ट डमी प्रोजेक्ट था ना, उसकी सीएसएस है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिमूव करा। अब देखो, अब जब मैं यहाँ पे आया तो इसने इसको एज अ H1 ही कंसीडर किया। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा इसने इसको कंसीडर H1 तो किया, बट
इसको शो H1 की तरह नहीं करा। क्यों? जब आपने टेलविन सीएसएस को इनेबल किया ना, तो वो सारी स्टाइलिंग को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी। क्लियर? टेलविंड क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जब भी आप टेलविंड किसी भी प्रोजेक्ट में लेके जाते हो ना, तो टेलविंड ये बोलती है यार मेरे साथ कोई भी सीएसएस नहीं चल सकता, या तो मैं रहूंगी या तो वो रहेगी। तो वो क्या करती है, अब आपने टेलविंड को तो रखना है, तो वो क्या करती है, चलो भाई सारी सीएसएस को हटाओ, अब जो जो काम करना है वो टेलविंड सीएसएस से करना है। वो सारी जितनी भी चीजें होती है उन सब की स्टाइलिंग हटा देता है बाय डिफॉल्ट वाली, और बिल्कुल सबको एक जैसा ट्रीट करता है। अब आप यहाँ पे देखोगे H1 वैसे नॉर्मली आपको बहुत बड़ी दिखती है, यहाँ पे छोटी दिख रही है, पैराग्राफ भी आपको इसी साइज का दिख रहा है। क्यों? सारों की जितनी भी डिफॉल्ट जो CSS होती है वो सारी टेलविंड CSS ने रिमूव कर दी, सिंपल। ठीक है। अच्छा देखिए, टेलविन सीएसएस को मैं कमेंट करके आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। सर बता दें, ये इसको मैंने कमेंट करा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब देखिए हो गया ये बोल्ड H1। ठीक है, इसको वापस इनेबल कर लेंगे। यहाँ तक कि हमारी लास्ट क्लास जो रिवीजन हो चुका, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई एरर कॉमन सा? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये तो हो गया हम लोग का लास्ट क्लास का ओवरव्यू। जो हम लोग ने लास्ट क्लास में काम किया था उसी को हमने क्या किया, रिवीजन कर लिया, बट थोड़ा सा कुछ एडवांस स्टाइल। अब हम जो है मेन नेक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी के लिए मैं आपको एक चीज आपको बता दूं कि अभी आपके माइंड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के माइंड में एक गोल होना चाहिए, एक अपने लिए माइलस्टोन बनाए। आप अभी जो आज की क्लास है और एक और क्लास, इंशाल्लाह इन दो क्लासेस में हम लोग इतना कंटेंट कवर अप कर देंगे कि आपको जो है क्या चीज आ जानी चाहिए, यूआई डिजाइनिंग। ठीक है, आपको क्या आ जानी चाहिए, यूआई डिजाइनिंग। अब यूआई डिजाइनिंग क्या है, यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस तो सबने देखा हुआ है ना, किसको कहते हैं? मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा यूजर इंटरफेस है। अब ये जैसा भी बना हुआ है इसको अभी के लिए छोड़ दें। बस ये जो आपको दिख रहा है इसमें इमेज लगी हुई है, कलर आया हुआ है, ये सारा कहाँ सेंटर है, क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, सारी चीजें क्या है, यूआई डिजाइनर। अब आपका जो अभी के लिए मेन गोल, सारे जितने भी गोल्स हैं वो सारे अभी हटा दें अपनी माइंड से, सब कुछ क्लियर आउट कर दें, और आप अभी से अपना गोल बनाएं कि मैंने नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर अंदर यूआई डिजाइनर बनना है। क्या बनना है? यूआई डिजाइनर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हमने जब अपना गोल एक सेट कर लिया कि हमने क्या करना है, यूआई डिजाइनर बनना है, तो अब हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस मेंटालिटी से पढ़ना चाहिए, यूआई डिजाइनर से। ठीक है, तो अब मैं जिस हिसाब से कंटेंट लेके चलूंगा, वो जितना भी कंटेंट अब मैं कवर अप कराने वाला हूँ वो सारा किसके लिए आता है, यूआई डिजाइनिंग के अंदर आता है। ठीक है, कोई मुझे ये बोले सर ये फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरह लगती है, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग देखेंगे, यूजर इंटरफेस बनाना देखेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने पता नहीं कितने हजार फोल्डर आ गए, दिख गया ना, बड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी यार, पहली क्लास से इतना अच्छा Q1 में थे, 2 फाइलें बनाए, चलो भाई काम कंप्लीट, प्रोजेक्ट भी बन गया पूरा का पूरा, या ज्यादा से ज्यादा 3-4 फाइल्स बना ली। ठीक है, अब जैसे ही हम Next.js में आए, हमें तो बोला गया कि भाई Next.js तो बहुत आसान है, बहुत चीजों को आसान कर देती है। अब इतना क्या आसान किया, कितनी सारी फाइल्स और फोल्डर्स आ गए। अब ये फाइल्स और फोल्डर्स क्या हैं, इसका एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि क्या किस चीज के काम आती है। ठीक है, अब ये जो आपका SRC का फोल्डर है, देख रहे हैं SRC/app लिखा हुआ है, SRC और ऐप, ये 2 वो फोल्डर हैं जो आपके मेन फोल्डर्स हैं। इनके अंदर जितना भी आपका ये काम आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जो भी सारी चीजें आएंगी, जो आपका यूजर इंटरफेस बनेगा, वो सारा आपका SRC के अंदर ही बनेगा। ठीक है, अब हमें पहले लास्ट क्लास में जब हम लोग थे तो हमें ऐप से बाहर बनाना पड़ता। अब ऐप अगर हम खाली रखते हैं और SRC को इनेबल नहीं करते तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब हमें स्ट्रक्चर तो बनाना है ना, बेस्ट डेवलपर बनना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, इसलिए हमने क्या किया, SRC के फोल्डर को इनेबल कर दिया। ठीक है, याद रखें जो आपका SRC का फोल्डर है उसके अंदर आपका सारा का सारा काम आएगा। जैसे आपने कोई अबाउट का पेज बनाना है, आपने कोई कुछ भी चीज बनानी है,
लेट्स सपोज आपने अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, कुछ भी बनाना है, वो आपका सारा कहाँ आएगा, एसआरसी के अंदर। अब एसआरसी से बाहर जितनी चीजें हैं वो सारी है कॉन्फ़िगरेशन की, लाइक नेक्स्ट.जेएस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कुछ आप अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हो उसकी आ गई, ठीक है। सबसे पहले आपको टॉप पे दिख रहा होगा एक डॉट नेक्स्ट का फोल्डर। नॉर्मली ये नहीं बनता, जब आप लोकल होस्ट चलाओगे देन ये नेक्स्ट.जेएस ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ये क्या होता है, ये कुछ कैशे होता है जो नेक्स्ट.जेएस खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। दूसरा फोल्डर नोड मॉड्यूल्स, याद है कहीं से नोड मॉड्यूल्स सीरो Yes. क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं? ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास पैकेजेस है। कौन से पैकेजेस, जो हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर प्री डिफाइंड जो हमारे पास आए हुए हैं। नेक्स्ट.जेएस को चलाने के लिए इतनी बड़ा फ्रेमवर्क है, तो उसको चलाने के लिए कुछ तो चीजें चाहिए होंगी ना। अब वो जो नेसेसरी चीजें हैं वो क्या है, वो पैकेजेस की शक्ल में रखी हुई है। अब वो पैकेजेस कहाँ आते हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये .eslint.trc.json अभी के लिए या आपके लिए नहीं है फाइल। .get ignore पढ़ी होगी लास्ट क्वार्टर में, किस लिए काम आती है। डॉट कुछ इग्नोर फाइल- के अंदर हम वो फाइल्स को रख देते हैं जो हम चाहते हैं कि गिटहब पे शेयर ना ना आ जाए, ठीक है। डॉट गेट इग्नोर। इसके बाद नेक्स्ट env.d.ts नेक्स्ट.जेएस की कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए काम आती है, ठीक है। सिर्फ बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट कॉन्फ़िग पता चल रहा है नेक्स्ट.जेएस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि नेक्स्ट.जेएस का कैसे बिहेवियर होगा। पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन, याद है कहीं से ये फाइल, ये दो फाइल Yes, sir. क्या काम करती हैं दोनों। जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं उनका ये ट्रैक बैक रखती है। लाइक आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये डिपेंडेंसी, लाइक सपोज एक डिपेंडेंसी बना लेते हैं, समझे कि एक हमजा के नाम से डिपेंडेंसी है, तो मैंने अगर हमजा की डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हुई है तो उसका जो ट्रैक बैक है वो मेरे पास कहाँ आएगा, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट सीएसएस है, टेलविंड कॉन्फ़िग है, ये दोनों आपके पास किस लिए आ गए, टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एंड इसके बाद पुरानी एक फाइल ts config जो हम टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा एक फाइल स्ट्रक्चर का जरा सा ओवरव्यू, जो समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जरा सा ओवरव्यू दिए कि क्या क्या नाम है, क्यों यूज होते हैं सिर्फ, ठीक है। अब सबसे मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। अब आपने यहाँ पे देखा अभी जब सर हमजा ने हेलो वर्ल्ड कराया, एक फाइल खुलवाई थी, आप लोग नहीं खुलवाई थी, फाइल क्या थी जरा बताओगे, page.tsx. अब किसी को लास्ट क्वार्टर में याद है जब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे तो क्या यूज करते थे, .ps। जब जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे तो क्या यूज कर रहे थे, JS. .js। भाई अब जब हम नेक्स्ट.जेएस में आए, नेक्स्ट.जेएस में भी हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, आपने खुद इनेबल की थी, बताई थी। तो अब यहाँ पे tsx क्यों लिखा हुआ आ गया, ये tsx क्या है, ठीक है, सजेशंस आते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ ये tsx क्या है। सबसे पहले हम इसके कोड में जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपको जो पहली लाइन दिख रही है, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, ये कौन सी लैंग्वेज के कोड है, लाइक ये टाइपस्क्रिप्ट है या जावास्क्रिप्ट है, JavaScript. या ये क्या है, ये HTML है, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट हम इसको कह सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन बन रहा है, ठीक है भाई। दूसरी लाइन में क्या है, ये टाइपस्क्रिप्ट वाली कोड आ गया हमारे पास, रिटर्न। अब जो हमारी तीसरी लाइन से लेके पांचवी लाइन है, ये जो तीन लाइन है, ये हमारे पास कौन सी है, HTML। इसके बाद दोबारा हम देखें तो वही टाइपस्क्रिप्ट वाली लाइन आ गई। ये तो बीच में जो हो रहा है ना, ये तो दाल बन रही है, समझे हलीम बन रही है, तो कि हमने जो है HTML भी रखी हुई है और टाइपस्क्रिप्ट भी रखी हुई है, ये क्या। अब हमें क्योंकि फंक्शनैलिटीज बनानी होती है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दें। अब आपको पता है जब आप HTML चलाओगे तो आपको HTML के लिए क्या एक्सटेंशन यूज करनी पड़ेगी, .html, टाइपस्क्रिप्ट के लिए .ts। अब जब आप इन दोनों का जो वो मिक्सअप करोगे तो क्या बनेगा, .tsx। अब ये tsx की फुल फॉर्म में आपको पहले बताता हूँ,
टाइप स्क्रिप्ट XML, टाइप स्क्रिप्ट XML, टाइप स्क्रिप्ट XML, ये नोट कर लें, ठीक है। अब अगर यहाँ पे JSX आता तो उसका क्या होता, जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। जावास्क्रिप्ट XML और टाइप स्क्रिप्ट XML एक जैसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर HTML का कोड आ रहा है और जावास्क्रिप्ट का, ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड आ रहा है। बस ये उसमें जो है, जो टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में फर्क है वही उसमें भी फर्क है, सिंपल, ठीक है। तो अब टाइप स्क्रिप्ट हमें पता चल गई, टाइप स्क्रिप्ट XML होती है TSX की फाइल, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग जो है अपनी टाइप स्क्रिप्ट की लॉजिक, जो हम लोग अगर कोई लॉजिक बनाना चाह रहे हैं वो हम इस फाइल के अंदर बना सकते हैं और HTML भी चला सकते हैं साथ साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं TSX, सिंपल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? TSX क्या होती है बताओ? टाइप स्क्रिप्ट XML, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट XML मैं क्यों यूज करता हूँ? टाइप स्क्रिप्ट और HTML के कोड को साथ चलाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? TSX, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट XML। अब इसी तरह जावास्क्रिप्ट का भी आप बताएं, JSX का क्या होगा? जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट XML क्यों यूज करूंगा? जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ चलाने के लिए, ठीक है। ये हो गया बेसिक ओवरव्यू, समझ गए यहाँ तक? अब ये जो जितना भी कोड लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, ये सारा क्या है? टाइप स्क्रिप्ट XML। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने TSX लिखी हुई है, फाइल का नाम क्या है? TSX। इसके अंदर जितना भी कोड आएगा वो कौन सा होगा? टाइप स्क्रिप्ट XML का, ठीक है। ये समझे, अंदर जो है TSX, पूरा कोड जो है वो TSX का, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? सिंपल, कोई इशू यहां तक? नहीं, कोई क्वेश्चन है किसी के? अब आगे बढ़े, एक छोटा सा, इतना ही छोटा एक और नया टॉपिक, ठीक है, उस पर चलते हैं। कुछ और। अब यहाँ पे किसी ने ये देखा है कि भाई हम page.tsx को ही क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? हम क्या layout.tsx को नहीं कर सकते? layout.tsx क्या है टाइप स्क्रिप्ट XML या नहीं है? पहले ये जवाब दो, हैगी? अब मैं layout.tsx को क्यों नहीं मॉडिफाई कर रहा ताकि मुझे यहाँ पे चेंजेस मिले? मैं यहाँ पे page.tsx को क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई गैस? कुछ मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए जरा सा हमें Next.js के पास जाना पड़ेगा और Next.js का पढ़ना पड़ेगा। Next.js यहाँ पे कुछ बातें बताती है हमें। Next.js आपको पता है कुछ फ्रेमवर्क है, एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसने हम पे कुछ स्ट्रिक्टनेस लगाई, रिस्ट्रिक्ट किया हमें, कहीं कहीं हमें खुला हाथ दिया। अब यहाँ पे Next.js ने क्या किया, हम पे स्ट्रिक्टनेस लगाई। उसने बोला अगर आपको जो है, लेट सपोज आपका होम पेज है, या फिर अगर आपको अभी के लिए हम कहते हैं ये जो UI है, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी दिखाना है, कुछ भी शो करना है, कोई भी आपने कोड लिखना है, तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? page.tsx। अब उसने बोल दिया अगर आप page.tsx में रखते हो तो ठीक है, आपको जितना भी कोड यहाँ पे शो कराना है वो सारा का सारा कहाँ आएगा? page.tsx। अब page.tsx आपको बेसिक तो समझ आ गया, इसके आगे हम इसको जो है राउटिंग में भी यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज को पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहले हम बोल लेते हैं। आपने ये देखा, एक वेबसाइट में खोलता हूँ दोबारा, देख रहे हैं ये वेबसाइट, ये क्या है? इसका कोई अबाउट अस का पेज। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, है बहुत बड़ा पेज है, चलो मैं होम पेज, ठीक है। अब आप ये देखें, है बहुत बड़ा पेज, आ गया, कितने सारे इसके अंदर चीजें हैं। अब अगर मुझे कोई ये बताए, मैं अगर इस वेबसाइट को अभी बनाने जाता हूँ, लेट सपोज हम इस क्लास में बना रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे क्या पूरा जितना भी सारा काम है वो page.tsx में करूंगा? मैं कर सकता हूँ क्या? मैं कर सकता हूँ, ये जितना भी कोड है वो सारा का सारा मैं page.tsx में रखूँ, बट उसमें क्या इश्यू है? एक इश्यू,
सबसे पहले आपका कोड बहुत मैसी हो जाएगा। उसमें क्या होगा, कहीं पे कोई चीज जा रही है, कहीं पे कोई चीज जा रही है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके पास कोई एक कॉलन का भी एरर आया तो आपको पूरा कोड आपका खराब। अब आप बोलोगे यार पहली लाइन में एरर है या दूसरी लाइन में या 1000वीं लाइन में, कौन सी लाइन में एरर है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके पास ये इशू होगा। हम क्या करते हैं, जब हम यूआई डिजाइनर जो होता है वो सबसे पहले, जब भी उसके पास कोई भी डिजाइन आता है, कोई भी उसके पास वेबसाइट उसने बनानी है, उसको सबसे पहले ब्रेक करता है। पहला लेट सपोज किस तरह ब्रेक करता है, एक पार्ट है इसमें, दोबारा खोलते हैं, यहाँ पे ये ऊपर एक ब्लैक कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, लोगो आ रहा है, उसके अंदर कुछ होम लिखा हुआ है, अबाउट अस, ये इस तरह कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब क्या किया यूआई डिजाइनर जो आया, उसने देखा भाई मैंने ये बना, उसने सबसे पहले इसको ब्रेक करना शुरू किया। अब ब्रेक करने, एक सेकंड ना, उसने इसको क्या किया, ब्रेक करना शुरू किया कंपोनेंट्स के अंदर। उसने बोला मैं सारा कोड एक साथ नहीं लिखूंगा, मैं वेबसाइट को जो है हिस्सों हिस्सों में तोड़ूंगा, फिर अलग अलग हिस्से में बना के रख दूंगा और उन हिस्सों को एक जगह ला के रखूंगा और मेरा क्या हुआ, काम चल गया। ठीक है ना, मेरा कोड मैसअप हुआ, मुझे ये भी नहीं हुआ कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं एरर आया तो मुझे एक हिस्से को जाके, अगर किसी एक हिस्से में आया तो मुझे वो एक हिस्से में जाके एडिटिंग करनी है, पूरा कोड भी नहीं फंसा, किसी को दूंगा उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए अपनी वेबसाइट को हिस्सों हिस्सों में बांटते हैं। अब वो हिस्सों हिस्सों में बांटने को हम टेक्निकल जबान में कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। लेट्स सपोज ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, जैसे और सॉल्यूशन है, ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। इस तरह ये क्या हो गया, मल्टीपल कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, अब ये किस तरह बनाते हैं, अब यूज करेंगे। ठीक है, एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर आप क्या करें, यहाँ पे एसआरसी पे क्लिक करें एक दफा और यहाँ पे आप क्या करें, एक फोल्डर बनाएं। आप यहाँ पे अगर कोई फाइल भी बनाएंगे ना तब भी चल जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले से आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें आप क्या नाम रख दें, कंपोनेंट्स। क्यों भाई कंपोनेंट्स क्यों नाम रख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या रखने जा रहा हूँ, कंपोनेंट्स। तो मैंने क्या नाम रख दिया इसका, कंपोनेंट्स। अब इससे क्या कर रहे हैं आप लोग, रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स का नाम रखूँ एक फोल्डर का और उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स अपनी वेबसाइट के रखते हैं, तो आप भी आएंगे, अगर आप बेसिक लेवल के आप डेवलपर हैं, आप भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कंपोनेंट्स से इसके अंदर वेबसाइट के कुछ हिस्से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जितने भी आपने कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं वो सारे इस फोल्डर के अंदर करें। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आप फोल्डर नहीं बनाना चाह रहे, आप ऐप के अंदर बना लें कोई फाइल, एसआरसी के अंदर बना लें, जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या करना है, फाइल क्रिएट करें। अब फाइल का नाम, मेन इंपॉर्टेंट चीज, फाइल का नाम आप क्या रखेंगे, फाइल का नाम आप वो रखेंगे जो आपके कंपोनेंट से मैच करता हो, जो आपके कंपोनेंट से रिलेट करता हो। अभी के लिए हम कौन सा कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, हेडर। तो इसका नाम क्या रखूं फाइल का, हेडर डॉट JSX रखना है नाम, TSX JSX क्यों, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, TSX रख दिया नाम, एंटर दबा दें। ये हमारे पास क्या हुआ, एक फाइल बन गई। अब यहाँ पे हमें कोड करना है, कुछ भी कोड करना है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। कौन सी, जैसे एक्सपोर्ट फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, उसको हम यूज कर सकें। आप ये याद रखिएगा, Next.js में या React जब यूज कर रहे होंगे उसमें आप जितनी भी काम करते हैं वो सारे आप फंक्शन में करते हैं। इसको आपको याद होगा, लास्ट क्वार्टर में हमने आपको बताया था फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, वो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे लास्ट क्वार्टर के अंदर एंड में आपके पास लूप्स आ गए थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उससे पहले हम क्या करते थे, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हेडर के अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। मैं बना लेता हूँ फंक्शन। अब फंक्शन का मैंने कीवर्ड लिख दिया,
फंक्शन का नाम क्या होगा? हेडर। कोई कह रहा है हेडर, और कोई नाम देगा कोई सदस्य? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फंक्शन का नाम आप क्या देंगे। फंक्शन का नाम आप देने वाले हैं जो उस कंपोनेंट से रिलेट करते हैं। मुझे ये बताया मैं अभी कौन सा कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ? हेडर। तो मेरे जो फंक्शन का नाम हो वो क्या होगा? हेडर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एच, पहला वर्ड कैपिटल, ठीक है, DER। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कौन सा केस बेस्ट होता है? कैमल केस। कैमल केस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैमल केस के लिए पहले स्मॉल में लिख देता हूँ, अगर कोई दूसरा वर्ड आया तो मैं कैमल केस यूज कर लूंगा। ठीक है, फंक्शन हेडर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगा, ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। एक सेकंड, जी यहाँ पे आपने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था? अपने मोबाइल का चार्जर है? कैपिटल से आप लिखना चाहें कैपिटल से लिख लें, आप स्मॉल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो वर्ड है, लेट्स सपोज हेडर कंपोनेंट, तो आप क्या करेंगे, कैमल केस यूज करेंगे। अभी के लिए मेरे पास कौन सा है, सिंगल नेम है, सिंगल वर्ड है, मैं क्या करूंगा, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करूंगा, हेडर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया हेडर का। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे हेडर बनाना है भाई, हेडर बनाना है तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। क्यों, ये फंक्शन भाई कुछ रिटर्न कर रहा होगा ना, मेरी जितनी, अभी के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ x1 बता रहे हैं। ठीक है, पहले ये कोड देखें, इसमें किसी को कोई इश्यू है, कोई चीज ना समझ आ रही हो, एक्सपोर्ट नहीं किया, अच्छी सजेशन है। ठीक है, दूसरा, और किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस हेडर को जो है अपने कहाँ पे, इधर ही दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है ना, यहाँ पे होम पेज में आ रही हेडर बना तो लिया मैंने, एक h1 चाहे उसमें रखी हुई है, तो वो दिख क्यों नहीं रहा, एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट करने के बाद पेज जो फाइल है ना उसमें इसको कॉल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे शो हो जाता है जैसे गर्म ठीक है, बड़ी लंबी सजेशन थी, मुझे तो समझ आ गई, लेकिन आपको ब्रेक करके समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, ये जो फंक्शन है हेडर का, ये कंपोनेंट है, ये क्या मुझे कहीं बाहर यूज करना है, इस फाइल से करना है? तो अब आप मुझे ये बताएं, इस फाइल से आपको पता है एक कोड अगर जिस फाइल में रखा हुआ है उस फाइल से किसी और फाइल में ले जाके काम करना है तो क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट कर दिया, काम हो जाए। अभी के लिए मेरा क्या, नहीं सर, वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा पेज पे, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, पेज और पेज पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट लिखना जरूरी है नहीं है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, वही टाइप स्क्रिप्ट वाला पीछे से आपका कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे, वहां पे हमने आपको बताया था एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दोनों काम एक जैसे करते हैं, बस सिर्फ जरा सा बिहेवियर चेंज है इंपोर्ट करते हुए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक फाइल में कितनी बार होता है, एक बार, और खाली एक्सपोर्ट कितनी बार होता है, मल्टीपल टाइम। अनलिमिटेड टाइम कर सकता हूँ, कह सकता हूँ अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताएं, हेडर के अंदर मैं क्या कोई और फंक्शन बनाने वाला हूँ जो एक्सपोर्ट करूँ मैं? नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसीलिए मैंने बोला भाई डिफॉल्ट यूज कर लो। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना भी यूज करूँ तो भी ये चल जाएगा, अभी हम उस पर भी जाएंगे कि वो कैसे चलेगा। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर, और उसके अंदर हमने रिटर्न करा दिया कुछ HTML का कोड। अब मुझे क्या करना है, ये हेडर मुझे अपने page.tsx है जो मेरा होम पेज बन रहा है वहां पे मुझे शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करना है। जब कोई चीज एक्सपोर्ट की जाती है तो उसको क्या किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है
करते हैं ना इंपोर्ट, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में कहाँ पे करूंगा, जहां पे मुझे अपना वो कंपोनेंट देखना है, ठीक है, लाना है, कह सकते हैं यूज करना है, देखना है, जो भी कन्वेंशन आपको सही लगे इसमें, ठीक है। मुझे कहाँ पे लाना है, कहाँ पे यूज करना है, पेज डॉट TSX में, जो मेरा होम बॉल है, ठीक है, यहाँ पे मुझे करना है। तो अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इंपोर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट करूँ तो हो जाए इंपोर्ट? नहीं होगा इंपोर्ट। याद रखें, इंपोर्ट जो है, आप अपनी किसी भी फाइल में अगर इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फाइल में सबसे टॉप पे, इंपोर्ट से ऊपर आपका कोई भी कोड नहीं आना चाहिए, इंपोर्ट आपका सबसे टॉप पे आता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यहाँ पे सबसे टॉप पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में क्या करने वाला हूँ, हेडर। अब हेडर के लिए मैं क्या कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा यहाँ पे, हमने डिफॉल्ट करा है। हेडर के इंपोर्ट के लिए क्या मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। टाइप स्ट्रिप वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा जब हम टाइप स्ट्रिप पढ़ रहे थे, सर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं आता, वापसी चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे क्या होगा, वो डिफॉल्ट हुआ हुआ है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो इंपोर्ट मुझे किस तरह करना पड़ेगा, याद करें, सर कर्ली ब्रैकेट में नहीं जाता है, बाकी आया था। बगैर कर्ली ब्रैकेट से करना पड़ेगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये बोलता है कि जब आप मुझे इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स ना यूज करो, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ हेडर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडर लिख देता हूँ। मेरे पास सजेशन आ रही थी बट मैं उसको इग्नोर करूँगा। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम। अब यहाँ पे बात देखें कि जो हेडर है, आपने यहाँ पे हेडर देखा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरा हेडर यहाँ पे कंपोनेंट का नाम था, फंक्शन का नाम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे और वहाँ पे क्या किया, सेम किया। अगर आप नॉर्मली इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सेम नाम के साथ ही इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद मेरे पास क्या आता है, फाइल का नाम जो एग्जैक्ट आपने दिया, फाइल का नाम जो आपने एग्जैक्ट दिया, ठीक है। और कोई नहीं सर, डायरेक्शन टाइप स्ट्रिप वाला क्वार्टर क्यों भूल के आए हुए हैं? अच्छा चलिए, अब फ्रॉम के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपोनेंट। सबसे पहले तो डबल कोटेशन मार्क लगाऊंगा ना, ताकि मैं उसके अंदर फाइल का नाम दे सकूं, ठीक है। अब इंपोर्ट करते हुए मैं आपको दोबारा से ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखें कि हम किस तरह अपनी डायरेक्टरीज को चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे अगर मैं एक सेकंड इसको बड़ा कर सकता हूं। ये अभी के लिए आप मुझे ये बताएं कि आपको page.tsx और कंपोनेंट्स का फोल्डर सही दिख रहा है? यस सर। सबको सही दिख रहा है? अब मेरा ये सवाल है, क्या मेरा page.tsx और header.tsx सेम लेवल पे है? नहीं। तो मुझे कुछ लेवल चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्ट करते हुए, जैसे हम चेंज डायरेक्टरी करते थे CD करते हुए, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो page.tsx है और जो कंपोनेंट्स है उसमें कितना फर्क है? page.tsx है, उसके बाद एक बाहर आऊं तो एक फोल्डर बना हुआ है कंपोनेंट्स का। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐप का फोल्डर है, मैं बंद कर देता हूँ। ऐप के अंदर है मेरे पास page.tsx, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ऐप के अंदर नहीं है? ऐप के अंदर मेरे पास क्या है, page.tsx। अब मुझे page.tsx में कुछ इंपोर्ट करना है। सबसे पहले ये देखिए, page.tsx है, इससे बाहर आया तो क्या मुझे कंपोनेंट्स मिल रहा है? मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सिर्फ पेज ऐप से बाहर आके, ऐप से बाहर आया, मिल गया मुझे कंपोनेंट्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बोलता हूँ भाई आप बाहर आओ, मैं इसको बोलता हूँ // आ गया आप बाहर, page.tsx से बाहर आया। इसने सजेशन में भी बताना शुरू कर दिया। अब इसने बताया कि भाई आपके पास // अगर आप करो
तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से फोल्डर्स आते हैं? एक ऐप का आता है और एक कंपोनेंट्स का आता है। अगर मैं यहाँ पे डबल एक और बार कर दूं // उससे भी बाहर जितनी भी चीजें थी वो मुझे दिख गई। ठीक है, ये देखिए जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी वो सारी आ गई। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो पीछे जाना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटाता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए // क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर बाहर आया। क्या किया, एक फोल्डर बाहर आया // ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट्स है, मेरी फाइल कंपोनेंट्स में थी, मैं क्या करता हूँ कंपोनेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है भाई, क्या इंपोर्ट हो जाएगी इस तरह? नहीं, मुझे और क्या बताना पड़ेगा इसको पास। अब क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे भी स्लैश। अब इसको बोलूंगा कंपोनेंट्स में आ गए आप, मगर कंपोनेंट्स के अंदर भी कुछ और है, उसके अंदर आप जाओ। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, स्लैश। जैसे ही स्लैश लगाया, इसने मुझे क्या किया, सजेशन में कुछ दिया। देख रहे हैं, दिख रहा है कुछ सजेशन में, हेडर के नाम से। मैं बोलता हूँ हमारा काम कहाँ से, हेडर से ही है, मैं इसको बोल देता हूँ हेडर। ठीक है। अब इंपोर्ट करते हुए एक चीज देखें, जब हमने इंपोर्ट और नाम दिया था हेडर, तब हमने क्या नाम दिया था, जो हमारे फंक्शन का नाम था, फाइल का नाम नहीं था, फंक्शन का नाम था। ये देखें यहाँ पे जो हमारे फंक्शन का नाम था वो हमने इंपोर्ट करते दिया, और जब हम फ्रॉम में डायरेक्टरी बता रहे थे तब हमने फाइल का नाम दिया, क्योंकि उस फाइल से आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल का नाम बताया। इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम, जो नाम दे रहे हैं, ये नाम चेंज कर सकते हैं हम? ये नाम चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज करने के लिए आपने चीज पढ़ी भी है, लेकिन अभी के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सबका वो लेवल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा इंपोर्ट हो गया ये? तो मुझे क्या दिख जाना चाहिए, अभी भी नहीं दिखाई। तो क्या नहीं किया मैंने, इसको फाइल के नाम को कॉल करना है, कॉल करना है। चलिए, कॉल कहाँ पे करना है? H1 के अंदर, उसमें जो आप पेज की जो फाइल है उसके अंदर। यहाँ पे कर दूं कॉल? रिटर्न के अंदर करेंगे, नहीं चलेगा यहाँ पे। कहाँ पे करूँ? रिटर्न के अंदर। रिटर्न में क्या H1 रिमूव कर दूं अभी के, ताकि हमें पता चले। आप कह रहे हैं यहाँ पे जो है मैं कॉल करूँ? ठीक है भाई, सर वो तो लगाए, फ्रेगमेंट तो लगाए, कॉल कर दिया मैंने। ऐसे तो नहीं ऐसे नहीं होगा, लगाए, हमें पता चला इस तरह नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है सुन लें, जब आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसको यूज करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपने क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन, सॉरी मैं क्योंकि मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ तो इसलिए। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेस देन का साइन लगाना है। आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, मेरी तरह रख के दाल का साइन लगाना है, समझ गए? ठीक है, दाल का साइन लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फाइल का नाम, जिस नाम से आपने इंपोर्ट किया है, मैंने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया, हेडर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर, मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा स्लैश, और इसके बाद मैं इसका क्लोजिंग वाला ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास का वो बाय डिफॉल्ट तरीका है यूज करने का, अगर हमने किसी भी चीज को इंपोर्ट किया हो। ठीक है, अब क्या मेरे पास ये हेडर का कोड लिखा हुआ आ जाएगा, डन है? कितने को डन आ जाएगा लिखा हुआ, बाकी को क्यों नहीं है डन? चले आगे, क्या हुआ, आ गया। चलो हेलो आ रहा है, हेलो को चेंज करते हैं, मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई एम फ्रॉम हेडर। क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, आई एम फ्रॉम हेडर। तो अब आपने ये क्या किया, एक कंपोनेंट बनाना सीख लिया बेसिक तौर पर, और उस कंपोनेंट को यूज करना। अब इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करवाता हूँ अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए आप क्या करें, आपका 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक नहीं है ये, आपने इसमें ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है कि आपने एक कंपोनेंट कैसे बनाना है। अब आपने हेडर नहीं बनाना, आप लोगों ने आपने बनाना है फुटर। आपके कंपोनेंट का नाम क्या होगा, फुटर। जल्दी से बनाएं, चेक करते हैं।